बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। सुबह अच्छी होते हुए कुछ ऐसे सोच रही हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि सुबह सुबह आपका मूड अच्छा हो। और मूड अच्छा, वैसे तो हमने बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं हम बात करते हैं कि अच्छा मूड अच्छा होने के लिए आपने किसी एक मामूली बात से अपना मूड ख़राब नहीं करना, उसको कोशिश करना इग्नोर करें। लेकिन बात चीज़ें इग्नोर नहीं होती, क्योंकि ओवर टाइम बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों में, अपनी एक्सक्यूज़ में बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, और जिनको मैं कह रही हूँ वो समझ गए होंगे। लेकिन एनीवेज जी कराची में इस वक्त सूरत हाल की हम बात करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़ आती है तो उस पर इम्प्लीमेंट होना, करवाना, वो चैलेंज तो होता ही है, लेकिन बाद में उसमें अजीबो-गरीब कुछ मंतक भी निकलती है, कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात भी होते हैं। कराची में हमने एक बल्कि स्टोरी की थी कि जो ई चलान सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, और फिर हमारे पास DIG ट्रैफिक भी आए थे और उन्होंने भी बात की थी। लेकिन अब महंगे तरीन ट्रैफिक जुर्माने हो रहे हैं कराची में। सिर्फ एक हफ़्ते में करोड़ों रुपए के जो कह लें ई चलान, हज़ारों ई चलान जारी किए गए हैं। कवानीन तोड़ना शहरियों को भारी पड़ गया है, साथ साथ जेब पे भी कुछ भारी पड़ा है। आज ट्रैफिक पुलिस कह रही है जी कि महंगे ई चलान का मकसद ये है कि शहरी जो कानून की पाबंदी करें, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। इस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, मिले जुले तासुरात हैं। इसी हवाले से हमारे पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहम्मद रज़ा, आप उनकी रिपोर्ट देखें। शहर कायद में फेसलेस ई टिकटिंग के निफाज के बाद से अब तक तकरीबन 27,000 से ज़ायद चलान किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा चलान हेलमेट ना पहनने, सीट बेल्ट के ना बांधने और ओवर स्पीडिंग पे ये चलान किए गए हैं। लेकिन आखिर वजूहात क्या है कि इतनी सख्ती के बावजूद शहरी तहाल ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। भारी भरकम जुर्माने भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो हैवी और कमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी लिमिट के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत सी शाहराहें ऐसी हैं जहां पर स्पीड से मुतालिक साइंस मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ शहरी हरबे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नंबर प्लेट्स पे टेम्परिंग कर रहा है तो कोई नंबर प्लेट के बगैर ही मोटरसाइकिल और गाड़ी चला रहा है कि वो ई चलान से बच सके। लेकिन IG सिंध की जानिब से भी बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं, और जिसकी भी नंबर प्लेट नहीं हुई और नंबर प्लेट की टेम्परिंग सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए जाएंगे। आखिर वजूहात क्या है, शहरी तमाम तर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, उनसे भी जानेंगे। और हम जानेंगे फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर कि आखिर जो शहरी वहां पर आ रहे हैं वो क्या वजूहात बता रहे हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। तो आइए चलते हैं जी। तो इस वक्त हम फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ रहनुमा मोहम्मद सरफराज मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर शहरी यहाँ पर आते हैं जिनके चलान होते हैं वो आखिर क्या वजूहात बताते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल वो क्यों नहीं कर रहे, सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तो जानते हैं मोहम्मद सरफराज से। ये तो हमारी आवाम का माइंड बना हुआ है, माइंड सेट है इस तरीके का कि हमें कुछ होगा नहीं, हम कहीं से फ़ोन करवा लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैमरा काम कर रहा है और कैमरा आपको पता है कि किसी को नहीं जानता है कि किसकी गाड़ी है, क्या है और कैसे है। सबसे पहले वो जब आते हैं हमसे, अगर हम कोई बात करते हैं तो वो उन्होंने कहना होता है कि हमें थोड़ा सा जल्दी में थे, इमरजेंसी थी, इस चक्कर में भूला है हेलमेट। दूसरा सीट बेल्ट की जो बात है, सीट बेल्ट भी कुछ यही वजूहत हैं कि है नहीं कुछ गाड़ीज़ में, वो ओल्ड मॉडल्स हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो हमें पॉजिटिव भी देते हैं और कुछ नेगेटिव देते हैं, बस ये कहते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाए। अदरवाइज़ बाकी काफ़ी हद तक लोगों का माइंड जो नेगेटिव ही है। एक लोगों की आदत सी बनी हुई है, जिस तरीके से कराची में रूल शुरू से कभी फॉलो हुआ ही नहीं। ये है कि अब सख्ती आई है, अब मुझे भी जैसे कि चालान लगा है, अभी फ़ाइन आई है, कि हमारी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इनके जो फ़ाइन है उन पर थोड़ा सा जो है ना कमी हो तो बेहतर है, क्योंकि गरीब आदमी अगर गलती से भी हो जाता है ना चालान तो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें, मेरा चालान हुआ है सही है ना, हालांकि मैं रूल्स का पाबंद हूँ, उसके बावजूद भी लेकिन ये है कि अब मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि हेलमेट मेरा अपना सर पे होना चाहिए, बजाय मैं टंकी के रखूँ। नंबर प्लेट्स मेरी आगे पीछे की प्रॉपर लगनी चाहिए, और अच्छा कदम है, ये होना चाहिए था ऐसा। हाँ, ये है कि चलान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अगर कोई 25,000 रुपये कमाने वाला है, 5,000 चलान के भर देगा, 20,000 रुपये में घर का कैसे चलाएगा वो। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो स्पीड लिमिट है वो भी मुख्तस की गई है। हैवी गाड़ियाँ तकरीबन 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती हैं, जबकि कमर्शियल और मोटरसाइकिल सवार 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपनी मोटरसाइकिल या
कमर्शियल गाड़ियां चला सकते हैं। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया है, मुख्तलिफ शाहराहों पर किसी किस्म का साइन बोर्ड मौजूद नहीं है जिससे शहरी अंदाज़ा लगा सकें कि किस शाहरा पर कितनी स्पीड रखनी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि अगले मरहले में बाकायदा स्पीड लिमिट नापने के लिए बाकायदा सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम है ज़िला साउथ में वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया गया है, जबकि इस वक्त 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1700 से ज़ायद जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है और जनवरी तक इसकी तादाद हज़ारों तक चली जाएगी। और मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं, अहम शाहराएँ हैं, वो तमाम तर इस सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम तर सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर शहर में आइंदा आने वाले वक्त में ये मुकम्मल तौर पर फेसलेस ई टिकटिंग का निज़ाम फाल कर दिया जाएगा। हेलमेट पहनते जब भी चालान कर रहे हैं, ना पहनो तब भी चालान करेगा। ये इन्होंने बहुत गलत किया है। जो रोडों की हालत है उसमें तो ये नहीं बनता ही नहीं है, सारी पूरा कराची कचरा बना हुआ है। फेसलेस ई टिकटिंग के निज़ाम को जहाँ काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है, वहीं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ई टिकटिंग का निज़ाम काफ़ी अच्छा इक़दाम है, लेकिन जो जुर्माने हैं उसमें कमी लाई जाए। इसके अलावा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिग्नल्स हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो या मुख्तलिफ साइंस हो, उसका काफ़ी फुकदान देखने में नज़र आ रहा है। अगर मुताल्लिका इदारे इन तमाम तर मसाइल को हल कर ले तो ये निज़ाम मज़ीद बेहतर हो सकता है। जी मोहम्मद रज़ा की आपने रिपोर्ट देखी, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है जनरली जी। लेकिन जहाँ पर ये कवानीन बनाए गए हैं कि इन पे अमल दरामद किया जाए और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए समहाउ, वहीं पर मुतल्लिका इदारे जो हैं, जैसे अभी रज़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या दीगर मामलात हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ अगर फैसिलिटेट किया जाए तो शायद शहरी थोड़ी बहुत एफर्ट कर ले, जो कि अभी हमें सिर्फ कवानीन और जुर्मानों की शक्ल में इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए करना पड़ रहा है। सो आई होप कि लोग भी कवानीन का ख्याल रखें और इंतज़ामिया भी इस हवाले से कुछ बेहतर इक़दाम लें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो दूसरा वनडे मैच है वो आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में जो कि फैसलाबाद में खेला गया था, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। अब कौमी टीम की जानिब से सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने जो शानदार बैटिंग की थी, टीम को कामयाबी दिलाई थी। और आज के मैच में पाकिस्तान के पास सीरीज़ अपने नाम करने का एक बड़ा अच्छा चांस भी है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम अब जो ज़ाहिर है वो पहला मैच हारे हैं वनडे, तो कम बैक के लिए भी खासी कोशिश या एफर्ट करेगी। अब ज़ाहिर है फैसलाबाद स्टेडियम के अंदर ये मैच हो रहा है, इकबाल स्टेडियम के अंदर ये मैच हो रहा है, तो लोग पहले मैच में भी हाउसफुल था एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मैच, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बाबर आजम 2 के लास्ट मैच में कुछ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, बट वी होप कि आज कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस हमें नज़र आएगी। और एंड में जो हमने बात करनी है कि लास्ट जो मैच हुआ है वनडे मैच जो पहला था इस सीरीज़ का, उसमें जो आखिर में हमने थोड़ा सा डगमगाए थे क्योंकि हम मैच एंड अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस पर भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अवैस, मैं आपको फॉर्मर क्रिकेटर कहती हूँ, आप अभी भी क्रिकेट तो नहीं खेलते? ये मैंने ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है। नहीं अब बुजुर्ग हो गए। एक्सीडेंट के बाद आपको पता ऑब्वियसली वो अब तो आप कोचिंग करते हैं ना, आई बिलीव। मैं फास्ट बॉलर्स के साथ काम करता हूँ। मैं लेवल 2 ऑब्वियसली कोच हूँ, लीग टीम्स के साथ ऐसा मैनेजमेंट मेरा ज्यादा प्रोफेशन है, लेकिन एक्सीडेंट के पास ऑब्वियसली रिकवर नहीं कर पाया, तो बस जो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन अल्लाह ने अच्छी जगह पे। डेफिनेटली आप यहाँ बैठ के हमें तरजीह देते इतने अच्छे, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे पहला मैच मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक एनालिसिस आप उस हवाले से भी दें। और मैंने जो एक चीज़ बात की कि हमने मैच एंड करते हुए हम डगमगाते हैं हमेशा, क्यों? अच्छा मैच था, हमारे हाथ में था, फिर भी हमें 45 ओवर्स के करीब इसको वाइंड अप कर लेना चाहिए था, बट हम समहाउ ड्रैग कर गए इस मैच, लास्ट मैच को भी। देखिए, अगर हम हार्ट अटैक ना दें तो पाकिस्तानी टीम जान नहीं जाती। मैं बताया ना, हम वो लोग हैं जो आखिरी बॉल तक मैच देखते हैं, और लिटरली आखिरी बॉल तक टेंशन ही पड़ी हुई थी कि पता नहीं
क्या होना है क्या नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक अच्छी बात, अगर आप पॉजिटिविटी की बात करें उस मैच की, तो चले मैं थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट से स्टार्ट करता हूँ। इनिशियली आपको पता है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका स्कोर करा था, लगा कि 300 350 होगा। हम उस दिन भी अपने शो पे ही बात कर रहे थे कि मुश्किल शाहीन शाह अफरीदी को जो सा चैलेंज मिला है, क्योंकि 3 आप वनडे मैचेस और तीनों उस विकेट के ऊपर हैं जहां पर फुल ऑफ रन्स आपको नजर आता है। टॉस वाइटल था, क्योंकि था कि शायद ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा, लेकिन ड्यू फैक्टर एज सच कोई आपको रोल प्ले करता हुआ नजर नहीं आया। अच्छी बात है कि आपकी जो आपकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग है खास करके, वो वापस नजर आई कि हाँ यार डेथ ओवर्स ने आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कहा ना कि एक लगभग लगा कि 300 350 स्कोर होगा, लेकिन शाहीन की बात करें, इकोनॉमी रेट आपको पता है उनका थोड़ा डिस्टर्ब था, वो नजर भी आ रहा था जब वो मैच के अंदर एनालिसिस कर रहे थे कि बिल्कुल एंड के ऊपर था। मैं डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ, वो अच्छे नजर आपको आए। आप बात करें इब्रार की बात करें, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं खुद भी कर रहा था कि यार नहीं वनडे के लिए शायद उसकी अब जगह नहीं बनती, लेकिन वो हैट्रिक तक पहुंच गया हुआ था। तो पाकिस्तान ने अच्छी, मैं कहता हूं कि जो एक कप्तानी थी और खास करके बॉलर्स को जिस तरीके से यूज किया वो अच्छा लगा के नजर आया कि हाँ यार अपना अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। बैटिंग में जब आप आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको पता है आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट की थी कि साइन परफॉर्म नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने जरूर स्टार्ट के अंदर थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अच्छी बात है कि आपकी बहुत अरसे के बाद आपको एक लंबी पार्टनरशिप आपको वापस पाकिस्तान ओडीआई बैटिंग के अंदर आपको नजर आई, और अच्छा था कि उसने पूरा का पूरा आके प्लेसमेंट अपना किया है। मैंने पहले भी कहा था कि फैसलाबाद में, क्योंकि मैं खुद एक टीम का हिस्सा था जब अभी रिसेंटली डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, तो उसके अंदर पूरा का पूरा क्राउड बाबर आजम को ही देखना था, तो एक्सपेक्टेशन बाबर से ही थी कि बाबर परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बाबर आजम जो सा वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक बड़ा मैच था, T20 में उन्होंने परफॉर्म किया। एक मैच के लिए मैं नहीं कह सकता कि भाई उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आपको आ रही, T20 में उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो हसन नवाज थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउट लिंक में है। बहुत लोगों ने बात की कि नहीं, हसन नवाज की बात करें तो उन्होंने जितना अपने आप को फ्लक्चुएट किया था एशिया कप के अंदर भी, वो ओपन करते हुए आए हैं पूरी जिंदगी। जहां पर स्पिनर्स आएंगे वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे, और वो चीज नजर भी आई। अगर आप हसन नवाज को हाल ही अरसे के अंदर अगर आप उनका कंसिस्टेंटली अगर आप उनका डाउनफॉल देखें, तो जहां पर बॉल थोड़ा सा बाहर निकलता है, ब्रेक होता है, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा फीट यूज करते हैं अगेंस्ट द स्पिन, वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। दूसरा, पेस पैट्री के खिलाफ भी बात करें, वो जो शॉट्स उन्होंने एशिया कप के अंदर खेली थी वो उस वक्त जरूरत नहीं थी। दैट शोज कि आपके पास अभी भी लैक ऑफ टेम्परामेंट और लैक ऑफ बिल्डिंग फेस नहीं है। तो ये चीजें बहुत सी हैं, पाकिस्तान टीम को अभी भी काम करने की जरूरत है। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम जरूर मौजूद है, आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। इनसे बहुत बेहतर आपके पास ऑप्शन, तैयब ताहिर बहुत अच्छा एक ऑप्शन था, मुझे नहीं पता कि उनको अचानक कहाँ गायब कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट ने। इरफान खान न्याजी बहुत एक तगड़ा आपके पास ऑप्शन था, फील्डर भी अच्छा था, उसने इनिंग्स भी बहुत अच्छी बीच में खेली है, क्योंकि ये वो पोजीशन है जहां पर आपने नीचे के ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है और मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है, और आपने अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी करना है। ये पोजीशन बहुत टफ होती है, जैसे 7वें नंबर बैट्समैन की हमेशा हम कहते हैं पोजीशन टफ होती है, क्योंकि वहां पर वो हीरो भी बनता है, वहां पर वो जीरो भी बनता है, क्योंकि शायद वो 15 गेंदों में 45 कर जाए तो वो हीरो बन जाता है, शायद वो 25 कर जाए तो वो मैच जितवा देता है। अगर ना जितवाए, जैसे आसिफ का सबसे बड़ा केस स्टडी हमारे सामने है। आसिफ की आज भी मैं बात करता हूं कि वन ऑफ दी ब्रूटल अपना बैट्समैन आपके पास मौजूद था, लेकिन हम शायद जॉब रोल डिफाइन ही नहीं कर पाए कि जॉब रोल क्या है, क्या वो फिनिशर है, क्या उसको हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाना है। तो ये जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को मैं कहता हूँ इस पर काम करने की जरूरत है, वरना ये जो इश्यूज हैं ये आपको आगे जाके हॉन्ट करेंगे। बेहतर है कि आज आप फहीम अशरफ को खिला लें, क्योंकि वो टच में है, आपके पास बॉलिंग का एक ऑप्शन भी मौजूद हो जाता है, और बैटिंग के अंदर आपको पता है कि वो फ्लैट पॉइंट क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे पता है कि सब, मैं खुद भी क्रिटिसाइज लोग करते रहे उनको, लेकिन वो मीम है ना, राना राना ना कर, राना परफॉर्म करेगा तो देखेगी वो उसने परफॉर्म करके आपको अच्छा, पता है आपने ये जो भी फहीम अशरफ का, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, आपने जिक्र किया, यू आर सो राइट कि जब फहीम खेल रहे थे, उनकी सिलेक्शन हुई थी, एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग हिम कि क्यों शामिल किया गया है, फिर आउट ऑफ नोवेयर ही परफॉर्म्ड। वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो परफॉर्म करेंगे, और उन्होंने बाकायदा तौर पे अच्छा परफॉर्म किया। ये भी आपकी बात समहाउ बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे एक मसला ये है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, आपको पता है पैराशूटर्स तो हमारे उतरते हैं पाकिस्तान टीम में, समझ ही नहीं आती कहाँ से कहाँ बंदा आ गया। जब फहीम उतरे थे तो फहीम ने उससे पहले मैचेस नहीं कंसिस्टेंटली खेले थे, तो सब ने क्रिटिसाइज किया, मैंने भी किया यार, नहीं यार ये नहीं बनता। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा बॉलर है, वो अपनी शटअप कॉल देता है अपनी परफॉर्मेंस, और उसने परफॉर्म करके दिया है। फॉर एग्जांपल सलमान अली आ गए इस वक्त, आपको पता है बॉयल वाटर के अंदर है, सब उसके बारे में बात करें, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो कल भी मैं इकोनॉमी रेट को उसको देख रहा था, सॉरी जो उसकी एवरेज देख रहा था, बैटिंग एवरेज,
वो इस वक्त द मोस्ट टॉप के ऊपर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो तीनों मैचेस के अंदर वो बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल चुका है, 89, 90 और आई गेस उसने शायद 100 भी किया अगर मैं गलत नहीं हूँ। सेम एज इट इज विद, अगर नवाज की बात करें तो मुझे याद है अभी मैं रिसेंटली जब ये एशिया कप था तो मैं वन ऑफ दी जो एक्स कोचेज हैं पाकिस्तान टीम के लेजेंड, मैं बात कर रहा हूँ सकलैन मुश्ताकी, उनके साथ मैं शो कर रहा था। तो सकलैन भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि यार इन जैसे प्लेयर्स को जब आप मुश्किल सिचुएशन में डालते हो, आपको याद हो विराट कोहली ने इसको मारा था, लोगों ने कहा इसका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया, जो बाबर आजम की बड़ी मशहूर एक स्पीच है ड्रेसिंग रूम में जब उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, एक टीम यूनिट है, हमने जो भी मामला हुआ हम अच्छा खेले हैं। इस जैसे प्लेयर को जब मुश्किल सिचुएशन में उतारते हो तो या तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बनता है साइकोलॉजिकली, या वो बिल्कुल अपना क्रिकेट कैरियर खत्म कर देता है। लेकिन नवाज का मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जब उसको मार पड़ी, जिस इश्यूज से वो गुजरा है प्रेशर के अंदर से, वो अब लगता नहीं है कि वो कोई प्रेशर के अंदर आता है। आप उस दिन भी देखें जिस वक्त हम लोग एकदम 22 रन पे 4 खिलाड़ी वो आउट कर चुके थे, आपके डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की, जब आप चेस कर रहे थे, जो सिचुएशन चल रही थी उस वक्त प्लेयर पैनिक होता है, मुझे वो बिल्कुल पैनिक नहीं लगा। जो छक्का उसने मारा है स्ट्रेट के ऊपर आसान नहीं था। दैट शोज कि आप कितना ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड हो चुके हो उस प्रेशर सिचुएशन से निकल के। ये होती है बड़े प्लेयर की बात। इसलिए मैंने कहा ना कि हसन नवाज की बात करें, उनको चांसेस बहुत दिए हैं, लेकिन अभी वो यंग है, उसका क्रिकेट कैरियर पड़ा हुआ है। शायद हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वो बेहतर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ है, स्पिनर्स जहां पर आप उसको खिला रहे हो वो गलत पोजीशन है। फहीम अच्छी चॉइस हो सकते हैं, मसला ये है कि आपके पास बेंच लाइनअप पे इतने लड़के मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके पास फहीम ही नजर आपको आते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर नजर आते हैं, लेकिन वसीम जूनियर ने काफी टाइम से मैचेस नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। तो आई गेस दिस विल बी अ गुड ऑप्शन कि आप फहीम को इंक्लूड कर लें। बिल्कुल ठीक है, फ़हीम को इंक्लूड कर ले। दूसरी जानिब अवैस, अभी हम साउथ अफ्रीका की टीम की भी थोड़ी सी बात करें। ज़ाहिर है पहला मैच हारे हैं, उनकी प्लानिंग भी या स्ट्रैटेजी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। पिच रीड करने में समहाउ बहुत सारे लोग लास्ट मैच में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने थोड़ा गलती की या समहाउ चीज़ें हुई, हमारे से मिस्टेक हुई। डू यू एग्री विद दैट? देखिए साउथ अफ्रीका की मुझे पता है कि उनके सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं है, इंजर्ड हैं। लोगों ने, मैंने कहा ना कि लोग बैठ के तो तरह तरह की बातें कर जाते हैं, नहीं जी अपना वो आए नहीं खेलने के लिए, उन्हें रेस्ट दिया, रेस्ट वेस्ट कोई नहीं किसी को दिया, वो इंजर्ड थे। आप रबाडा की बात कर लें, आप महाराज की बात कर लें, तो इंजरी का उनका एक सर्कल इस वक्त चल रहा है। तो डेविड मिलर की बात करें, वरना साउथ अफ्रीका साइड आपको पता है बड़ी कमेंडेबल साइड है, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। ये थोड़ी साइड की आप बात कर लें, इस वक्त इनके पास प्लेयर्स जरूर, जैसे प्रोटिस की बात करें आप, वो यंग जो लड़का 19 साल का ओपनर है, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें तो अभी रिसेंटली जो जिम्बाब्वे के खिलाफ शायद टेस्ट सीरीज थी, उसने डेब्यू के अंदर 156 या 157 किया। अभी डेब्यू उसने पहला मैच जो उनसे पाकिस्तान के खिलाफ खेला है वो 50 करने में कामयाब हुआ था। डिकॉक की बात करें, वो आपको उस अपना कह सकते हैं कि आपको फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनके पास सारी चीजें उनकी काम तो कर रही हैं। शायद ये है कि उनके जो सीनियर कैंपेनर्स का ना होना वो उनको नुकसानदेह दे रहा है, खास करके मिड ऑर्डर की अगर आप बात करें। आप उस दिन भी अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, जब मैंने कहा ना कि 22 पे 4 खिलाड़ी तो आप आउट कर चुके थे पाकिस्तान के 22 रन के स्पेल में, शायद महाराज होता या निगीडी के साथ दूसरे एंड के ऊपर रबाडा होता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता पाकिस्तान की अप्रोच के ऊपर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और दुनिया मानती है जिस तरीके से रबाडा परफॉर्म करता हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि जो कप्तानी का भी फ्लॉप को नजर जरूर साउथ अफ्रीका के अंदर नजर आया, क्योंकि उन्होंने बॉलर्स को इस तरीके से ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जिनको करना चाहिए था। 6 ओवर करवा दिए, 7 करवाए, उसके बाद उनको हटा दिया। वो भी चीजें कहीं ना कहीं फ्लॉप को नजर आई है। लेकिन ऑब्वियसली टीम अच्छी है, काम करती है टीम के ऊपर। 17 साल के बाद मैंने कहा ना कि फैसलाबाद में मैचेस खेले जा रहे हैं, डोमेस्टिक के अंदर विकेट डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल में विकेट डिफरेंट होता है। पहला मैच था, जैसे मैंने कहा कि मैं भी रीड करने में थोड़ा सा मुझे हुआ कि ड्यू फैक्टर रोल प्ले कर जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए, लेकिन बैटिंग मुश्किल हो चुकी थी क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा था। साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स की बात करें, फॉर्टन वगैरह की, उन्होंने बहुत अच्छा जो उनसे बॉल को वो ब्रेक किया और नजर आ रहा था कि उनको इससे कुछ ना कुछ परचेज मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आज भी। मैं तो चाहूंगा कि आप 3 मैचेस जीतें ताकि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक होता है ना आप ओडीआई रैंकिंग के अंदर भी आते हैं, फिर एक कप्तान जब नया बनता है उसको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है इस चीज का। इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज फिर नजर आएगा जैम पैक क्राउड, ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन रिक्वेस्ट जरूर है, जो बाबर ने भी कहा था कि मुझे पता है एक मैच एक प्लेयर की फैन फॉलोइंग होती है, शायद अफरीदी की थी, आपको याद हो, वो आउट होते थे क्राउड सारा खाली हो जाता था। लेकिन ये टीम है पाकिस्तान, आपने इसी को बैकअप करना है, ये हमारी टीम है। कल कोई हारते हैं, मैंने कहा ना, हमसे ज्यादा आप तो चले, क्योंकि लोग ज्यादा बैकएंड में, हम तो टीवी पे बैठ के हम तबसरे करके हम यहाँ तक कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी चले जाते हैं और ज्यादा बहुत ज्यादा पर्सनल भी हो जाते हैं। लेकिन टीम हमारी, हमसे ज्यादा खुश भी कोई नहीं होता। तो इनको बैकअप करना है, लड़कों को
रिजवान की बात कर लें, जिस तरीके से वो फॉर्म में वापस आए, बहुत सी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान की पॉजिटिव इस वक्त हो रही हैं। छोटी मोटी चीज़ें जिनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और अगर गलती हो तो जो है इग्नोर भी करने की ज़रूरत है। बट आई बिलीव कि वही बात है कि हमें क्रिकेट से प्यार है, इसलिए हम ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आज दूसरा वनडे मैच है, फैसलाबाद स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। आई बिलीव कि आज भी हाउसफुल होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, अच्छा क्रिकेट, अच्छा मैच देखने को मिले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में कहाँ पेशरफ्त के हवाले से जी। मंगल को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन का इफ्तिताह किया है, जिसे पाकिस्तान की डिजिटल प्रोग्रेस का एक तारीखी संगे मील करार दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की सिमत पर गामज़िन है और गुज़िश्ता चंद सालों में टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया कामयाबियाँ भी हासिल की गई हैं। साथ साथ जो वफाकी वज़ीर हैं IT और शिजा फातमा साहिबा, उन्होंने भी कहा कि गूगल क्रोम बुक की लोकल असेंबलिंग नौजवान नस्ल के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अहम कदम है। तो इस हवाले से हम देखेंगे। और अब सवाल ये है कि क्या जो गूगल क्रोम है, क्रोम बुक की जो लोकल असेंबलिंग है, वाकई पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में समहाउ गेम चेंजर साबित होगी, और ये जो पेशरफ्त है जो यंगस्टर्स हैं उनके स्किल और टेक्नोलॉजिकल तालीम के फ़रोग में किस हद तक हेल्पफुल हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। खुरम ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हम इस डेवलपमेंट पे मैं आपका तज्ज़िया चाहूँगी, कैसे देखते हैं आप इस सारे चीज़ को एक बड़े पर्सपेक्टिव पे, और फ्यूचर में ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ और जहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर लाने के हवाले से, इनॉग्रेट करने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए? अरमला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि पाकिस्तान को किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके मांगी तांगी जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे ज़रा आगे बढ़ के खुद सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ जाने की ज़रूरत थी। और ये जो स्टेप है उस एक तरफ वो डायरेक्शन है, मतलब हमें बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और ये एक मेजर स्टेप है। पहले तो ज़रा समझ लें कि एक्चुअल में गूगल क्रोम बुक है क्या। मतलब बहुत से लोगों को इस हवाले से अंदाज़ा नहीं है कि एक्चुअल में जब हम गूगल क्रोम बुक की बात करते हैं तो वो किस तरीके से PC से डिफरेंट है। जो आप PC इस्तेमाल करती हैं या हम लोग करते रहे हैं हिस्टोरिकली, उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर CPU होता है, और आप एक्चुअल में प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर विंडोज़ चल रही होती हैं। ये बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का लैपटॉप है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी उस लेवल की नहीं है जो लेवल आपको फ्लेक्सिबिलिटी PC के अंदर मिलता है, जिसमें विंडोज़ एनवायरनमेंट होती है। हिस्टोरिकली हम चाहते तो ये हैं कि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रन कर सकें, जिसमें इंस्टॉलेशन कर सकें, आप गेम्स कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, आपके जो डेवलपर्स हैं उसमें ई-कॉमर्स की फैसिलिटी, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन गूगल क्रोम हिस्टोरिकली ये 2010 ऑनवर्ड्स US के अंदर ख़ास तौर से एक चीपर अल्टरनेट के तौर पर मुहैया किया गया, और स्कूल्स के अंदर 5th ग्रेड ऑनवर्ड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो पब्लिक स्कूल्स थे वहाँ पे फ्री में इसको दिया गया, और जो डिजिटाइजेशन का जो अमल है स्कूल्स के अंदर ख़ास तौर से, वो इसके ज़रिए से अचीव किया गया। क्योंकि एक नॉर्मल जो लैपटॉप है वो अगर आपको $1000 का मिलता है तो क्रोम बुक जो आपको $200 में मिल जाती है। और इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकें। विंडोज़ के जो एनवायरनमेंट है अपनी माइक्रोसॉफ्ट की, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक्सेल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते अदर दैन कि आप एक क्रोम जो ब्राउज़र है उसकी एनवायरनमेंट में होते हैं। तो आप ब्राउज़र के तहत इसके अंदर जो कुछ भी आपने वेब एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है जो आपने कहा कि किस तरह से सिग्निफिकेंट है, देखिए हमें कहीं ना कहीं से कोई सिरा तो पकड़ना है, हमें कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन तो करनी है। अब ये एक चीज़ जो यहाँ पे समझने की है कि लोग बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इसे असेंबली लाइन क्रिएट की गई है जो NRTC फैसिलिटी हरीपुर के अंदर, वहाँ से इसकी शुरुआत होंगी
और तकरीबन 5 लाख क्रोम बुक्स का टारगेट रखा गया है। अब वो क्यूमुलेटिव हैं या फिर ये को 2026 तक आपने उनको अचीव करना है कि 5 लाख आपकी क्रोम बुक्स यहाँ पे मौजूद होंगी, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, ये एक MOU लेवल पे है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत अल्टीमेटली ये चीज़ होनी है। उसके अंदर अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स किस किस की हैं। गूगल सारा का सारा खुद इन्वेस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर चिप्स बनी बनाई यहाँ पे आएंगी, जो क्रोम बुक्स का प्लास्टिक की केसिंग है वो बनी बनाई आएगी और यहाँ पे असेंबली होगी। तो एटलीस्ट हमने कुछ शुरुआत की हैं, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज गुड आई गेस इन माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम सब जो मैंने आपकी सारी बात से कुछ अंडरस्टैंडिंग मेरी हुई है, आई बिलीव कि इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें बहुत पहले से और बहुत अरसे से इस्तेमाल की जा रही हैं। एंड यू नो, हम इस वी आर क्वाइट लेट टू द पार्टी, राइट। हम इस चीज़ में अभी बहुत पीछे हैं, बट स्टिल हमने कहीं से तो शुरू करना है। अच्छा, अब मैं इससे असेंबलिंग, आई टोटली अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज, इवन हम गाड़ियों के ब्रांच भी रन करें जिनको हम यहाँ पे असेंबल करते हैं, यू नो, मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो क्या ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए समहाउ हेल्पफुल होंगी, जिसमें मैं स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी समहाउ बात कर रही हूँ, IT रिलेटेड? देखें, एक और जो यहाँ पे क्लेम किया गया है वो 1 लाख डेवलपर्स ट्रेन करने का किया गया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो ये दूसरा क्लेम है कि गूगल जो है वो 1 लाख लोगों को ट्रेन करेगा। अब जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हम अप्लाई करते हैं, जिससे आपके डेवलपर्स बनते हैं, हाई एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के डेवलपर्स, या अगर पाइथन के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो क्रोम के अंदर हिस्टोरिकली मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको C++ की एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, पाइथन की, रिएक्ट की फ्रंट एंड अगर आप डेवलप कर रहे हैं, आपको बहुत से ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, वो सारा कुछ आप इस पर नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंट जो, अब मुझे ये इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि हम किस हद तक इस असेंबली फैसिलिटी के अंदर कौन सा वर्जन एक्चुअल में यूज़ करने जा रहे हैं। जो रिसेंट क्रोम पिछले साल के अंदर आया है, उसके अंदर हम बेसिक सी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो डेव एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं नए सॉफ्टवेयर्स की। तो ये अभी देखना है, इज येट टू बी सीन कि हम, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रोम बुक के तहत अगर अवेलेबल भी होगी और हम 1 लाख को ट्रेन करने जा रहे हैं, तो वो एंड्रॉयड बेस्ड होगी। वो बहुत ज़्यादा विंडोज़ बेस्ड नहीं हो सकती है, जिसके अंदर हम कोई बहुत बड़ा एंटरप्राइज सोल्यूशन के तौर पर उनको ट्रेन करें। ये बेसिक सी एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नया आपका क्रोम का वर्जन है, जिसके अंदर लिनक्स जो है वो एक्चुअल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस लिनक्स का भी बीटा वर्जन इस वक्त हमें एक्सपोज कर रहा है क्रोम बुक। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं होती क्रोम बुक के अंदर कि वो एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलेशन कर सके, उसके अंदर प्रोसेस कर सके चीज़ों को। जो एग्जीक्यूशनरी पावर हम जो नॉर्मल आपके इंटेल के प्रोसेसिंग में होती है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं कर सकते। तो ये एक हाइब्रिड सी इन्वायरमेंट होगी क्रोम बुक की, जो कि क्लाउड के साथ, जैसे अब आप फर्ज करें आप ईमेल करते हैं, यूज्ड टू बी हिस्टोरिकली कि आपके पास एक आउटलुक की इन्वायरमेंट होती थी लोकली, जिस पे आप ईमेल लिख लेते थे। अब आप जीमेल के ऊपर जाते हैं जो ब्राउज़र बेस्ड है। तो ये ब्राउज़र बेस्ड एनवायरनमेंट और एक आपकी लोकल एनवायरनमेंट के साथ एक हाइब्रिड सोल्यूशन के तौर पर एक मुहैया किया जाएगा, एक एज ए फैसिलिटी के तौर पर आप कह सकते हैं इसको। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा उन सब, अब हम ज़रा अपनी IT में जहाँ पे हम मॉडर्न होने के हवाले से बात कर रहे हैं, जिद्दत की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमने सुनी हैं और हम अब पिछले कुछ अरसे से सुनते आ रहे हैं। आई एम नॉट IT पर्सन, आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि हम कितनी राइट डायरेक्शन में हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये जो अभी हम एक बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपने हमें इसको एक्सप्लेन कर दिया, बट ओवरऑल बिकॉज आई बिलीव कि जो अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर के अंदर क्रिएट हो रही हैं, की जा रही हैं फॉर द यूथ स्पेसिफिकली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजिटल वर्ल्ड राइट नाउ, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? देखें, डायरेक्शन का तो तयन तब करना होता है ना आपको कि आपको मंजिल का पता हो। ये बड़ा एक ज़रूरी अमर है कि अगर आपको मंजिल का नहीं पता तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये वो उस किस्म की सिचुएशन है कि हम बहुत ज़्यादा मंजिल के बारे में क्लैरिटी नहीं है हमारे जहनों के अंदर कि हम जाना कहाँ पे चाहते हैं। अगर आपने किसी एक हुकूमत का बगल बच्चा से निकल के दूसरे का बगल बच्चा बनना है
तो आपकी डायरेक्शन कुछ और होगी। अगर आपने एक रीजनल पावर बनना है तो आपकी डायरेक्शन कुछ और होगी। आपने अगर वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो आपकी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो आप मुझे मंजिल बताएं तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ना, बहुत ज़्यादा हम इस बात को सवाल करते हैं कि जी हमारी क्या डायरेक्शन सही है। तो हम एक सर्कल्स के अंदर घूम रहे हैं और उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक डायरेक्शन का तयन करें। अब अगर आप कहें कि हमने इस दुनिया में एक ऐसा मकाम पाना है पाकिस्तान के अंदर कि हमने वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड बनना है, जिसमें हमारी इकॉनमी होगी, हम डिफेंस इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपना होगा, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे ऊपर हमले जो हैं उनको हम रोक सकेंगे, हम अपनी नई जनरेशन जो हमारी 35 बिलो की 60% की पॉपुलेशन है, जो हमारी 40% पॉपुलेशन जो 15 ईयर्स एंड बिलो है, उनको अगर हमने एम्पावर करना है तो फिर हमारी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो ये है वो सवाल जो हमें अपने आप से करना है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच खुर्रम ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने एलेबरेट किया एंड आई बिलीव कि हम इस पे और भी बात करेंगे और हमें करनी भी चाहिए कि जो राइट डायरेक्शन हम कहते हैं ये है क्या बेसिकली। खुर्रम ज़ुबैरी IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। इस वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लाहौर में इस वक्त जी ट्रैफिक जैम और जो बढ़ती हुई स्मॉग है इसके के लिए डबल साइडेड जो मसला है उससे हम फेस कर रहे हैं। तमाम स्कूल्स की टाइमिंग सुबह के औकात में एक जैसे हो गए हैं, जिससे सड़कों पे गाड़ियों का रश है और बेपनाह ट्रैफिक जैम भी है। फिर स्कूल औकात में वो जो ये ट्रैफिक मिलता है उससे बड़े मसाइल होते हैं, ऑफिस भी जाना होता है लोगों ने। सो सारी सूरत हाल में इस मसले का हल कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, इस हवाले से आप सुलेमान चौधरी से हम बात करते हैं। जी सुलेमान, बताइएगा। जी अरमला, अगर लाहौर में स्मोक की बात की जाए तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने वाला इंडेक्स बताया जा रहा है। गुज़श्ता 2 से 3 हफ्ते के दौरान लाहौर कभी दूसरे नंबर पर और कभी तीसरे नंबर पर आ रहा है। इस साल स्मोक इतनी ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर का जो फ़ज़ाई आलूदगी है लाहौर में वो मुज़र सेहत लेवल तक पहुँची हुई है। इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि गुज़श्ता साल क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 को टच कर गया था, जिसकी वजह से जो स्कूल्स हैं वो बंद करना पड़े थे। लेकिन इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो लेवल है वो कम तो है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक है, जिसके साथ जो सांस की बीमारियाँ हैं, जो आँखों की बीमारियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो तमाम जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो औकातकार है वो तब्दील किया गया है। जो गुज़श्ता साल 7:30 बजे स्कूल लगते थे, अब उनका जो वक्त है वो बढ़ाकर 8:45 कर दिया गया है। 8:45 पर तमाम स्कूल जो हैं वो यहाँ पर लाहौर में, इसके साथ साथ जो दीगर शहर हैं वहाँ पर लगते हैं। इसकी 2 लॉजिक बताई गई हैं। एक लॉजिक ये बताई गई है क्योंकि सुबह के जो वक्त है वो जो टेम्परेचर है वो 19 सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह से हवा में नमी होती है और उस वक्त स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ सुबह के वक्त लाहौर में जो हवा की रफ्तार है वो 1 से लेकर 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है, जिसकी वजह से ये डर होता है कि स्मोक का ख़तरा बढ़ सकता है। और ऐसे में उस वक्त अगर गाड़ियों की आमदरफ ज़्यादा हो तो एमिशन ज़्यादा बढ़ती है और स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होने का खदशा होता है। इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया था कि जो स्कूलों के औकातकार हैं उनको बढ़ाया जाए और 8:45 बजे ये टाइम किया जाए। लेकिन देखने में आया है कि ये जैसे ही गवर्नमेंट ने ये टाइम बढ़ाया है तो ये मसला जो है वो ट्रैफिक जैम रहने का वो पैदा हो गया लाहौर में, क्योंकि जो अफराद सरकारी और प्राइवेट मुलाजमत करते हैं उनका भी टाइम 9 बजे है और स्कूलों का टाइम 8:45 बजे रखा गया है। तो ऐसे में जो लाहौर की सड़कें हैं वो जैम रहती हैं, ट्रैफिक का रश रहता है। अगर मेरा कैमरामैन शहबाज मुगल आपको दिखा सके, ये सूरत हाल है। इस वक्त मैं लाहौर के पीको रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 बड़े स्कूल हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस मसले का जो बुनियादी वजह यह है कि जो बच्चे हैं वो इनफरादी तौर पर गाड़ियों में आते हैं। ऐसे पोस्ट स्कूल जो हैं, जो बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चे गाड़ियों में आते हैं और 1 से 2 बच्चा एक गाड़ी में होता है और तकरीबन दर्जनों गाड़ियाँ इस स्कूल के बाहर खड़ी होती हैं। जो बड़े स्कूल हैं वो बड़ी शाहराहों पर कायम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रश रहता है, क्योंकि स्कूल्स का टाइम भी है, इसके साथ साथ दफातर का भी टाइम है। तो लोग जो हैं वो दफातर भी पहुंच रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ना है। मुलाजमीन गाड़ियों में
जो मालकान के बच्चे हैं उनको छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लाहौर का जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, जिसकी बायस देखा गया है कि जो एमिशन है, जो स्मोक है, उसमें कोई खातरख्वाह कमी तो वाक़या नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ये गुज़श्ता साल हुक्म दिया था कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इनफरादी तौर पर जो गाड़ियाँ हैं उनको तर्क करें, उनकी हौसला शिकनी करें और बसेस की रवायत रखें ताकि बसों में स्कूल आने वाले बच्चे जो हैं उनकी तादाद बसों में ज़्यादा हो और जो इनफरादी तौर पर गाड़ियों में आते हैं उनको कम किया जा सके। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है लाहौर, उनकी जानब से ये फ़ैसला तो किया गया था, नोटिस भी जारी किए गए थे स्कूलों को, उनको कहा गया था कि वो बसों का अरेंज करें। चंद स्कूलों ने गुज़श्ता साल अरेंज किया था, लेकिन जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं वो रवायती तौर पर अपने जो बसों का है वो इस्तेमाल नहीं कर सके। जो बच्चे अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वालिदैन या उनके जो मुलाज़िम हैं वो उनको यहाँ छोड़ने आ रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का जो जैम रहना वो एक मामूल बन चुका है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बाज़ार ऐसा लग नहीं रहा कि जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि इससे एमिशन कम होगी, बल्कि इस वक्त जो पीक टाइम चल रहा है लाहौर का, क्योंकि लाहौर समेत जो लाहौर के गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ से भी मुलाज़मीन बड़ी तादाद में लाहौर का इस वक्त रुख करते हैं और इसके साथ साथ जो स्कूलों को आने वाले बच्चे हैं उनका भी सड़कों पर रश होता है, तो इसकी वजह से इस वक्त जो एमिशन है उसका लेवल ज़्यादा होता है। ताहम 2 दिन देखा गया है, कल लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर था और आज जो है वो उसका 6ठा नंबर है। अगर सूरत हाल थोड़ी सी बेहतरी रहती है तो स्मोक जो है वो इसमें कमी आएगी, लेकिन जो ट्रैफिक जैम का मसला है वो लाहौर में जब ये स्कूल की टाइमिंग एक जैसी रहेगी तब तक ये जैम का ट्रैफिक जैम का मसला इसी तरह रहेगा। जी, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमने सर्दियों के एक आम मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या मसले के ऊपर बात करनी है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, सर्द मौसम में जब फ्लू, खांसी, इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर जो थोड़े एजड लोग होते हैं उनको ज़्यादा मसला होता है। फिर प्लेयर्स हैं या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या मशक्क़त करने वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस वो करते हैं। आप चूँकि दर्जा हरारत कम हो रहा होता है, इसमें पट्ठों में खिंचाव होता है, सख्ती पैदा होती है, जिसके नतीजे में समहाउ जोड़ों का दर्द होता है। और ज़्यादातर लोग कम भी धूप का जो हमारा एक्सपोजर है, सनलाइट का एक्सपोजर है, वो भी खासा कम हो जाता है। तो आज हमने बात करनी है कि क्यों होता है। यार, बहुत सारे लोगों को पुरानी जो इंजरीज़ होती हैं समहाउ वो भी ट्रिगर हो जाती हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कोमल अहमद मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेक्चरर भी हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? शुक्र। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोमल। क्या आप आई? ये वैसे एक बहुत नॉर्मली चीज़ प्रैक्टिस होती है और एक्सपीरियंस करते हैं कि इस मौसम के साथ साथ आपकी पुरानी कोई इंजरी है या कोई ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर पर जोड़ों और पट्टों का दर्द शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है और सर्दियाँ आ रही होती हैं तो हमने आमतौर पर देखा है कि हमारे पास क्लिनिक में भी पेशेंट्स की जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हमारे पास घर में अफराद हैं जिनको जोड़ों का दर्द, स्पेशली आपके नी जॉइंट के अंदर कमर का दर्द शुरू हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न आपका एक तो टेम्परेचर चेंज ज़ाहिर है, वो तो है ही। दूसरा हमारे पास ये होता है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं हम लोग कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग बेड में रहें, रज़ाई के अंदर रहें, कंबल के अंदर रहें, हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता है जो कि अल्टीमेटली आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज कर रहा होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको पता है हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है जो कि कॉज कर रही होती है आपकी जॉइंट पेन को। ये मेजर रीज़न है हमारे पास ओल्ड एज के अंदर। इसके अलावा हमारे पास यंग एडल्ट्स को भी देखा जाए तो आपको पता है उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर वर्क है, 8 आवर्स की डेस्क जॉब है, जो कि उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। तो ये मेजर रीज़न्स आती हैं जो हमारे पास जोड़ों के दर्द सर्दियों में अक्सर बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो सर्दियों में हम बात करें, अब धूप नहीं होती, एक्सपोजर कम है और फिर बहुत जैसे आपने लोगों ने कहा वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, उनको बड़ा मसला होता है कि बैक पेन है, शोल्डर पेन है। ये बहुत सारे लोगों को ट्रिगर हो जाती है कि अगर कोई माजी में कोई उनका फ्रैक्चर हुआ है, कुछ हुआ है तो उनको वो दर्द उस टाइम शुरू हो जाती है। क्या इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं समहाउ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर हम उसको अर्ली प्रिवेंशन से स्टार्ट करें तो लेटर ऑन हमें वो चीज़ें एक्सपोज नहीं होती बॉडी के अंदर। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर हम रेगुलर एक
30 से 40 मिनट की वॉक करते हैं डेली, अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम इंक्लूड करते हैं, विटामिन डी इंक्लूड करते हैं, ना सिर्फ सप्लीमेंट की फॉर्म में बल्कि एग की फॉर्म में, गोश्त की फॉर्म में, फिश की फॉर्म के अंदर, डाइट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है उसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो डाइट तो हम ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो हमने अपनी वैसे भी ओवरऑल अपने जोड़ों की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए ख़वातीन में बड़ा मसला होता है। जो हाउसवाइफ हैं वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हैं, हर तरह की, हर एज ग्रुप की, उनकी क्या रीजंस आप समझती हैं मेजरली होती हैं? अच्छा, हमारी ख़वातीन का असल मसला ये है कि वो हाउसवाइफ अपने आप को समझती हैं कि अगर हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, तो वो उसको अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा समझती हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी ज़िंदगी का हिस्सा जो आपकी रूटीन का पार्ट बन जाए, जो एक्टिविटीज़, उसकी बॉडी आपकी अडेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज उन चीज़ों को कहते हैं जो अब अदर देन आपकी नॉर्मल रूटीन से हम निकल के काम करते हैं। तो इवन अगर आप एथलीट्स की बात करें, हमें पता है एथलीट्स हमारे पास मोस्ट एक्टिव जो हैं इंडिविजुअल्स होते हैं। उनकी डेली की ट्रेनिंग चल रही होती है, उनके सेशंस होते हैं, उनके सीजनल सेशंस होते हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर भी इंजरीज देखी जाती हैं। तो अगर हम ये बात करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें प्रिवेंट करती है, तो वो ज़रूर प्रिवेंट करती है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो आपकी रूटीन से हट के होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब रूटीन से हट कर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लाइफस्टाइल में करनी है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ये वाला मसला है, एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग। पहले लेटर एज में जाके सुनते थे अम्मी नानी वगैरह को दर्द होते हैं, अब हम खुद फील कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी उस तरह से एक्टिव नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। सो व्हाट वी शुड डू टू प्रिवेंट सच थिंग्स? देखिए, उसमें सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। आल्दो कि हम उसको 8 आवर्स की जॉब को या डेस्क जॉब को हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम इंटरवल से ब्रेक ले लें और हर आधे घंटे बाद अपने ही ऑफिस के अंदर वॉक कर लें, तो वो एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होता है। और उसके अलावा अगर आप जर्नल स्ट्रेचेस करते हैं बॉडी के, मॉर्निंग में आप उठ लें, वॉक करें 30 से 40 मिनट की, उसके बाद आप जर्नल स्ट्रेचेस करें, तो वो भी आपके प्रिवेंट करती है। ख़ास तौर पे पोस्चर आपका जो है वो इरेक्ट होना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर का लेवल क्या है, आपके एल्बोज़ का लेवल क्या है, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये सारी ओवरऑल जो है चीज़ें आपको प्रिवेंट करती हैं ताकि आप इन मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी ना उसमें आ सके। बिल्कुल। डॉक्टर कोमल, फिजियोथेरेपी, सिंस यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और किन लोगों को लेनी चाहिए अगर उनको कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है अपनी बॉडी के अंदर? देखिए, फ़िज़ियोथेरेपी को के पास जाने के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आपकी इंजरी एक्सीड हो और तब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास विज़िट करें। ठीक है, जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गई है और आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो आपको बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर उसकी असेसमेंट करवाएं। अगर प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगी तो आप कॉज तक नहीं पहुंच सकते, रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकते। पेन के लिए आपको दर्द होता है तो हम पेन किलर्स ले लेते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं, जो कि सिर्फ टाइमली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो कॉज होती है वो उसको ट्रीट नहीं करती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी असेसमेंट हो, आप एक्चुअल कॉज तक पहुँचें और फिर हम उस कॉज को ट्रीट करें। जैसे अगर बात करते हैं ओल्ड एज के अंदर हमारे पास अर्थराइटिस आ जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। पहले तो ये बहुत लेटर स्टेज में आती थी, 60s में, 70s में, लेकिन अब वुमेन में आफ्टर 30s ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस स्टार्ट हो गई हैं ड्यू टू और लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइट है उसकी वजह से। तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी असेसमेंट करवाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल रखें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको जिम को ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल ठीक है, जिम कर सकते हैं तो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत छोटी एज से बच्चे डिजिटल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग से ही एक्टिव रखना, क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ बहुत अर्ली स्टार्ट होती है और फिर बड़े होकर ट्रिगर होती है। देखिए, उसके अंदर ये है कि स्कूल्स का बहुत मेजर रोल होता है कि उसके अंदर आपके जैसे पहले पीटी होते थे, सेशंस होते थे, बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते थे, बट ड्यू टू एकेडमिक चेंजेस भी बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि वो घर जाता है, घर जाके ट्विटर है, ट्विटर के बाद कारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद अपने लिए टाइम बच्चे के पास फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कम मिलता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए जिसके अंदर वो अपना खेल कूद में हिस्सा ले, साइकिलिंग करे और डिफरेंट जो बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर कोमल कुछ भी आप कहना चाहें?
इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी कि अपनी रूटीन में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल रखें, जो कि लेटर ऑन आपको बहुत सारी डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। डेली वॉक, जर्नल, स्ट्रेचेस और फिजियोथेरेपिस्ट के पास समटाइम्स विजिट कर लिया करें जब आपको पेन शदीद हो रही हो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोमल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कोमल अहमद हमारे साथ मौजूद थी जी, फिजियोथेरेपिस्ट। सर्दियों के अंदर बहुत सारे लोगों को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जो कि ट्रिगर हो जाते हैं, उसके लिए आपको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर हमने बात की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी आपकी मुलाकात हमने एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत से करानी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ राहील हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शेफ़ राहील? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहब सुनाए। बिल्कुल ठीक। क्या बन रहा है आपके किचन में? आज पोटैटो चीज़ बॉल और फ्रेश मिंट मार्गरेटा बन रहा है। ठीक है, और इसकी रेसिपी क्या है हमें बता दें। पोटैटो चीज़ बॉल की है कि पैसे पोटैटो लेते हैं, उसे मैश करते हैं, उबाइल कर लें, उबाइल करके उन्हें मैश कर लें। मैश करने के बाद उनके ना टिक्की बनती है एक छोटी सी, उसके अंदर चीज़ की फिलिंग होती है, फिर उसके अंदर कोटिंग होती है और क्रम किया जाता है, फिर उसे फ्राई किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर फ्राइड ना खाना तो वो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। नहीं, ये एयर फ्राई नहीं होता, ये फ्राइड ही होगा। ये फ्राई होगा। ठीक है, और साथ आप दूसरी रेसिपी बताएंगे। चलिए, आप क्विकली अपना काम करें, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ और अब मैं अपने अगली मेहमान का आपसे तारुफ करवाती हूँ। एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो लाहौर बेस्ड हैं और विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, क्यूरेटर भी हैं, और सबसे बढ़कर आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते हैं। ये एक शो करती हैं एक चैनल के ऊपर और उसमें आपको ये नज़र आती हैं। रबानिया शर्जील इनका नाम है और नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। इनकी जो लाइफ है वो बहुत नेचर, रोशनी और इंसानी रवैयों के गहरे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मबनी है। फ़ाइन आर्ट्स की तालीम ली, फिर जी स्ट्रीट फोटोग्राफी के बैकग्राउंड भी है इनका, और ये मुख्तलिफ जो कह लें डीप थाट्स के साथ अपनी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए इसको डिपेक्ट भी करती हैं। समहाउ इनके हवाले से भी थोड़ा सा ये बता दूं कि उन्होंने बतौर क्यूरेटर भी काम किया है और तस्वीर घर की ये फाउंडर भी हैं। अब तस्वीर घर क्या है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है, इस पर हम रबानिया से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी इनकी अचीवमेंट्स की बात करें। दो के इनका इंट्रो बहुत लंबा चौड़ा है और मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स है जी। इन्होंने जो आर्ट रेजिडेंसी ग्रांट्स प्रोग्राम है ब्रिटिश काउंसिल के तहत, उसके थ्रू भी अपने तस्वीर घर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को क्यूरेट किया है। इसके साथ साथ ये इनके जो आर्ट पीसेस हैं, इनका आर्ट वर्क है, इंटरनेशनली इन्होंने बहुत सारी गैलरीज में एग्जिबिट किया है। सो इनकी अचीवमेंट्स, इनका लाइफ जर्नी, इनका आर्ट का जर्नी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और लंबा है। इस वक्त रबानिया शर्जील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच रबानिया, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रबानिया, पहले लेट्स टॉक अबाउट योर program hosting, right? We have all seen you, right? वो कैसा एक्सपीरियंस है, since you're an artist as well, so ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, I guess। मिलती जुलती हैं कुछ लेवल्स पे, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान जो है मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही रहा है। एंड वो वैसे तो बहुत डिफरेंट है, मतलब मेरी जो फाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, फोटोग्राफी का बैकग्राउंड रहा है, उससे टीवी होस्टिंग बहुत डिफरेंट है। कुछ एप्टीट्यूड में भी, कुछ नेचर वाइज भी, मीडियम भी बहुत डिफरेंट है। लेकिन I think I have always been very excited to explore new mediums and सबसे ज़्यादा exciting TV hosting के बारे में मुझे ये लगता है कि आप रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं। And I think street photography में बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको एक वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, चाहे वो लेंस के पीछे है, और आपको थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, फिर वो ओपन अप करते हैं, फिर वो अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी ये सिमिलैरिटीज़ हैं विद टीवी होस्टिंग। सो टीवी होस्टिंग में भी मुझे ये चीज़ मज़ा आता है कि आप रोज़ नए लोगों से मिलते हैं और उनकी कहानियाँ सुनते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं और आप उनसे कुछ सीखते हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई लव अबाउट इट एज वेल कि मुझे भी आप जैसे आर्टिस्ट से रोज़ाना की बुनियाद पर मिलने का मौका मिलता है। अच्छा रबानिया, मुझे अपनी ज़रा आर्ट जर्नी के हवाले से बताएं। यू स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट और फिर आपने फोटोग्राफी की और फिर आपने तस्वीर घर को फाउंड किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट कैसे हुआ? बस कुछ एक तो मेरे ख्याल से एक इन्वायरमेंट का भी आप पे इफेक्ट होता है, बिकॉज फैमिली में बहुत आर्ट देखा था, तो एक यंग एज से आई वॉज एक्सपोज्ड कि म्यूज़िक भी है और फाइन आर्ट्स भी है और पेंटिंग भी है। बस तब से एक शौक़ तो नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि बस पता यही था कि यही करना है, इसी फील्ड में जाना है। और
क्योंकि मेरी अम्मी आर्टिस्ट हैं, उनका फ़ाइन आर्ट का बैकग्राउंड है, तो काफ़ी हद तक जो एक डायरेक्शन थी वो टुवर्ड्स फ़ाइन आर्ट्स थी रादर देन लाइक म्यूज़िक या शेर व शायरी। एंड बस उधर से ही पता था कि या तो आर्ट्स में जाऊंगी या डिज़ाइन में जाऊंगी। वही करते करते अपना मैंने जब बैचलर्स किया तो वो फ़ाइन आर्ट्स में किया। बस जिस तरह स्टूडेंट लाइफ में होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आपको स्कल्पचर भी करना होता है, आपको ड्राइंग भी करनी होती है, आपको थिएटर भी कभी करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, उसी तरह फ़ोटोग्राफी भी करना पड़ा। एंड फ़ोटोग्राफी में इंस्टेंटली मुझे ना वो एक्साइटमेंट मिली और वो थोड़ा सा ये भी था कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी का ये मज़ा था कि यू कैन go out and explore and एक एज अ वुमन ऑल्सो आपको वो एक लिबरेटिंग फीलिंग आती है कि आप अपना कैमरा लेके कहीं जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो वो एक टाइम था एज ए स्टूडेंट के ये मैं कर सकती हूँ। तो वो वहाँ से फ़ोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट हुआ और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में भी हुआ कि अच्छा अपने इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको अपने तरीके से मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ कि दुनिया मेरी नज़रों से देखे कि मैं क्या देख रही हूँ। सो फ़ोटोग्राफी कुछ इस तरह से आया ज़िंदगी में और फिर फ़ोटोग्राफी के बारे में आई बिकेम सो पैशनेट कि थोड़ा सा मुझे एकेडेमिया का भी शौक़ था, पढ़ने का भी शौक़ था। थीसिस मुझे था कि मैं अपना रिटर्न भी ज़रूर अपना रिसर्च करूं और सारा कुछ। तो फिर उसमें करते करते मुझे एक फ़ीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन हुई कि हमें अपने पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र्स का नहीं पता, हमें अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है, लेकिन उस वक्त में इतना नहीं पता था या हमारे फ़ोटोग्राफर्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुई इतनी ज़्यादा। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ पे हम फ़ोटोग्राफर्स मिल सकें और एक दूसरे का काम शेयर कर सकें। जब हम असाइनमेंट्स करते थे तो हमें पता होता था वेस्टर्न आर्टिस्ट कौन है, हमें पता होता था कि वेस्टर्न आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, हिस्ट्री में उन्होंने कितने कितने रेवोल्यूशनरी काम किए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का हमें नहीं पता होता था। तो वो प्लेटफॉर्म का सोच कर किया कि एक तस्वीर घर जैसा प्लेटफॉर्म हो। नाम भी फिर सोचा तस्वीर घर, तस्वीर ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी से, इमेज से किसी भी कोई भी एक इमेज हो सकता है, वो उसके काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं। और घर इसी तरह के एक तो अपने घर में ही शुरू किया। अच्छा, ओके। हाँ, क्यों, और ऑब्वियसली पेरेंट्स भी क्योंकि काफ़ी इन्वॉल्व थे आर्ट्स में तो उनका भी सपोर्ट था। और घर इसलिए भी कि एक ऐसी स्पेस हो जहाँ पे कोई जब आए तो वो वेलकम फील करे, बजाय इसके कि हम जब गैलरीज में जाते हैं तो हमें पता है एक डिबेट तो है कि वो थोड़ा सा हम इंटिमिडेटिंग लगती है इस तरह की स्पेस, क्योंकि जाहिर है एक डिवाइड है आर्टिस्ट में और जो आम हम देखते हैं चीज़ें चल रही हैं, तो एक इंटिमिडेशन फील होती है गैलरी में जाकर के ये कैसी स्पेस है या लोग आपको जज कर रहे हैं इस तरह की। सो इस तरह की स्पेस हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें और आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट है उसके बारे में बात कर सकें। तो तस्वीर घर वो आइडिया था बेसिकली। ओके, सो हाउ इज इट गोइंग सो फार? अब मुझे अपने इस तस्वीर घर के प्लेटफॉर्म के हवाले से बताओ कि किस तरह से आर्टिस्ट आते हैं, अपना काम, अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, दे फील कंफर्टेबल अबाउट इट कि अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और फिर ग्रांट्स के हवाले से भी बताओ जो कि ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोलैबोरेट किया था। बस हम लोगों ने शुरू तो थ्रू इवेंट्स किया था कि हम स्क्रीनिंग्स करते थे, हम पोइट्री रिसाइटल्स करते थे, म्यूज़िकल नाइट्स करते थे, वहाँ से हमने शुरू किया। उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी लोग फ़ोटोग्राफी पोर्टफोलियोज़ दिखाने में या अपना काम दिखाने में या फ़िल्म की स्क्रीनिंग्स करने में इंटरेस्टेड होते थे, फिर वो अपना एक ऑडियंस बनता रहा थ्रू दोज इवेंट्स। उसके साथ साथ हम हर साल एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी करते हैं जिसकी हम ओपन कॉल करते हैं। और ओपन कॉल से ये होता है कि मैक्सिमम लोगों तक वर्ड स्प्रेड होता है, बजाय इसके कि हम अपने ही दोस्तों और अपने ही लोगों को बुला लें और अपनी एक चीज़ सेलिब्रेट करके चले जाएं। कोशिश ये होती है कि नए से नए लोग आएँ। तो मेरी कोशिश ये होती है बजाय इसके कि जो बहुत इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं या बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं उनको ज़रूर एज मेंटर्स बुलाएं, लेकिन यंग आर्टिस्ट को बुलाएं, इमर्जिंग आर्टिस्ट को बुलाएं, अपकमिंग आर्टिस्ट को बुलाएं, इवन उन आर्टिस्ट को भी बुलाएं जिनको शायद मौका नहीं मिला। तो हमने कुछ रेजिडेंसीज ऐसी की जिसमें
ऐसे आर्टिस्ट आए जिनका आर्टिस्ट बैकग्राउंड भी नहीं था, दे जस्ट वांटेड टू सी कि अगर हम कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। हाँ, वो अपना पैशन परस्यू नहीं कर पाते। तो वो स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि एक तरफ कोई म्यूजिशियन है और एक तरफ कोई शायर है और एक तरफ कोई पेंटर है और एक तरफ कोई डॉक्टर है। सो वो एक माहौल बहुत डाइवर्स होता है और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो वो रेजिडेंसी जो होती है वो हमारी 2 हफ्तों की होती है। वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 वीक प्रोग्राम, देन वी स्टार्टेड लाइक अ 10 डे प्रोग्राम, फिर करते करते अब 2 वीक्स का हम करते हैं हर साल। हमें इस साल 10 साल हो गए हैं। सो हम ओपन कॉल करते हैं और उस ओपन कॉल में लोग अपने पोर्टफोलियोज़ भेजते हैं, अपना कोई पिछला एक्सपीरियंस हो, कुछ लोगों का नहीं भी होता, दैट्स ऑल्सो ओके। सो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो हमारे जो भी इंस्टाग्राम पेज है, वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारे फॉर्म होता है तस्वीर घर के नाम से हमारा फॉर्म चल रहा होता है कि 1 महीने की ओपन कॉल होती है और उसमें पीपल कैन अप्लाई। एंड फिर ये होता है कि ब्रिटिश काउंसिल में हमारी इस तरह से हेल्प हुई कि वी वर एबल टू फाइंड सम फंडिंग, जिसमें जो रेजिडेंसी हम करते हैं वो सारी फंडेड थी फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल एंड वी हैड अ यूके पार्टनर। सो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम जितने लोगों को जितने आर्टिस्ट को हम लेकर आए थे फॉर द रेजिडेंसी, उनको हम और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, जैसे हम उनको यूके लेकर गए फॉर अ नेटवर्किंग ट्रिप। सो एक यंग आर्टिस्ट के लिए, एक इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, उसमें आप क्यूरेटर्स से मिलें, गैलरी ओनर्स से मिलें और आपकी वो एक नेटवर्किंग हो। और फिर वो पूरा साल का प्रोग्राम था, तो उस पूरे साल में दे केप्ट डूइंग देयर वर्क, अपनी वो प्रैक्टिस करते रहे और साथ साथ उनको मेंटरशिप भी मिलती रही और साथ साथ उनको एक नेटवर्किंग ट्रिप भी मिला। फिर यूके में भी काम लगा, पाकिस्तान में भी काम लगा। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ करते रहें। These opportunities are not very often, मतलब वो बहुत रेगुलर नहीं होती हैं। ऑब्वियसली इसका भी एक प्रोसेस होता है। मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हर कोई आ रहा है तो उसको यही अपॉर्चुनिटी मिले रखते हैं। एंड कुछ ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हो गई हैं, जो कि हो गई हैं, लेकिन उनके क्राइटेरियाज भी होते हैं। सो बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे पास आके कहते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, हमें ग्रांट्स नहीं मिल रही हैं, हमें सो उसकी बहुत एक उसके पीछे एक रिसर्च होती है, आपको पोर्टफोलियोज बनाने पड़ते हैं, आपको लिखना पड़ता है, आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है, आपको ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे नाम डालने पड़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है, मैंने भी आहिस्ता फॉलो करना पड़ता है मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ही सीखा है। आई थिंक जब आप उसके अंदर घुसते हो तो फिर ही सीखते हो। अच्छा, इन द एंड क्विकली रबानिया, टेल अस अबाउट योर आर्ट। ये तो हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट की बात करें, सो व्हाट डू यू डू? आपकी आर्ट फॉर्म में आपका क्या थॉट प्रोसेस या आइडिया होता है? मेरा जो काम है, जिस तरह आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने हाथ पांव घुसाए हैं, मेरी अपनी इंस्पिरेशन भी ऐसी होती है। कभी कभी बहुत इंट्यूटिव होती है कि जिस तरह आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ देखी है, उसने आपको हिट किया है, उसने आपको इंस्पायर किया है। कभी कभी कुछ प्लान्ड भी होता है, बट मेरे काम बहुत कैलकुलेटेड और प्लान्ड नहीं होते हैं, इंट्यूटिव बेस्ड होते हैं, इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। एंड साथ में ये कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करती, मैं कभी पेपर कोलाजेस कर रही हूँ, कभी कपड़े के साथ काम कर रही हूँ। सो शिफ्ट होता रहता है, मीडियम्स भी। सो व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? होस्टिंग, creating art pieces, street photography, what do you enjoy the most? सब कुछ। This is very rude of me कि मैं आर्टिस्ट से पूछ रही हूँ कि अच्छा क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बट स्टिल कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये करती हूँ तो दैट्स माई कंफर्ट जोन। हाँ, आई थिंक फोटोग्राफी होगा क्योंकि वो ज़्यादा अरसे की है और ज़्यादा उसके बारे में पता है। लेकिन अगेन टीवी होस्टिंग कर रही हूँ तो उसका एक अपना मज़ा है। और आई थिंक कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ जो मीडियम्स होते हैं वो कुछ एस्पेक्ट्स को फुलफिल करते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ को करते हैं। इसी तरह आई थिंक टीवी होस्टिंग एक और किस्म की एक्साइटमेंट है और फोटोग्राफी जो है वो और तरीके से इंस्पायर करती है। सो सभी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जब तक वो आपको इंस्पायर करती रहे, आपको करते रहना चाहिए। एंड यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। रबानिया शर्जील हमारे साथ मौजूद थी जी। ये फाउंडर है तस्वीर घर की, खुद भी एक आर्टिस्ट है, बहुत सारे यंग अपकमिंग आर्टिस्ट को भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि वो अपने आर्ट को दुनिया तक पहुंचाएं और बड़े खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में पहुंचाएं। हमने आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और अभी हमारे पास एक बहुत ही सुरीले सिंगर मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान आइडल हम सब जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा है जी उसमें, और जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़बरदस्त टैलेंट है व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। और ये जो सिंगर है इनका मुझे पहले भी इत्तेफाक हुआ था इंटरव्यू करने का, बड़ा अच्छा गाते हैं। गुलाम कंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ हारमोनियम पे अब्बास फिदा साहब मौजूद हैं और साथ साथ सलमान याकूब तबले पे इनको ज्वाइन करें। आप दोनों का भी जी बहुत शुक्रिया। कैसा एक्सपीरियंस है जी? पाकिस्तान आइडल रिकग्निशन मिल रही है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त आपकी पार्टिसिपेशन रही है उसमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने का, और बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवैस भाई का जो प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के, कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया यहाँ पे। ये पाकिस्तान आइडल में तो बस एक ख्वाब सा लग रहा है अभी तक भी, कि जैसे कि सोचा था जिनके साथ परफॉर्म करना था, जिनके साथ किया परफॉर्म, उनकी बातें सुनी थी कि यार राहत फ़तेह अली खान साहब, बिलाल मकसूद, ज़ेब बंगिश, फवाद खान, एक ख्वाब सा था कि यार इनके सामने परफॉर्म हम करेंगे, हम इनको देखेंगे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह के स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे, उनके साथ परफॉर्म किया, बाद में बैक स्टेज पे भी उनके साथ परफॉर्म किया, उनके सामने परफॉर्म किया, बड़ी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मिली। और अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्लाह पाक ने ये मेरा जो ख्वाब था ना एक बड़े अच्छे तरीके के साथ पूरा किया। मैं ज़बरदस्त, आई एम ग्लैड कि आपका ख्वाब पूरा हुआ है। गुलाम कमर ये बताएं कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं, और फैमिली में कोई और भी है जो आपकी इस फील्ड में है? जी मैं तकरीबन बचपन से ही कर रहा था। ओके। नात वगैरह पढ़ता था, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स में जाता था, कॉलेजेस में। अब यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी जीसी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोसाइटी है म्यूज़िक सोसाइटी, उसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो उधर ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बचपन से गा रहा हूँ। और फैमिली में है थोड़ा बहुत, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मैं पर्सनली है ना वो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करने की और ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली में अगर आपके साथ कोई अच्छा टैग लग जाए ना, उसको बरकरार रखना बहुत आपके सर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत हैवी किस्म की। तो बस इसको कोशिश कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी कोशिश करें। हम चाहेंगे, हमने आपका तारुफ तो करा लिया, अब आपकी आवाज़ का तारुफ वैसे तो हो गया दुनिया से, लेकिन कुछ हमारे शो के प्लेटफॉर्म से भी कुछ सुनाएं। मैं सजाद अली साहब का एक सॉन्ग पेश करूँगा। ज़बरदस्त। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्या तू ना बिछड़ के मिले चन सजना असा सारा ज़माना लब्या तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्या बिछड़ के मिले चन सजना असा सारा ज़माना लब्या तस्वीर मेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। मेरे हिजर दी
मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, तेरी खातिर गलियां रुल गईयां, दुनिया नू दीवाना लभे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, असां सारा ज़माना लभे आए, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, असां सारा ज़माना लभे आए, तस्वीर बहुत ज़बरदस्त। तो बताएं आप सीख किससे रहे हैं म्यूज़िक? मैं सीख रहा हूँ नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी से ही। ओके। वहाँ पे हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हैं सर जाफ़र हुसैन साहब। ओके। वो हमें टीच करते हैं, हमें गाइड करते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। क्या बात, और लग भी रहा है बहुत अच्छा सीख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। गुलाम कमर, ये बताएं कि अभी आपने इतने लेजेंड्स के सामने परफॉर्म किया है, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन एज अ सिंगर, अपकमिंग सिंगर, आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करें, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो? ये मैं पर्सनली सीरियस ये बात बताऊं कि वैसे स्टैंडिंग ओवेशन मुझे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की तरफ से मिला, बिल्कुल, लेकिन मैं कोलैब जो करना चाहूँगा वो मैं सजाद अली साहब क्योंकि वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो बिल्कुल सही। मैं ज़्यादा गाता भी उनको हूँ और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग मुझे उनके बहुत पसंद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह करे कि आपको ये मौका मिले और बहुत जल्द मिले। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये बात कहते हैं कि आप जैसे आर्टिस्ट को ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। गुलाम कमर, ये बताएं कि आप अपना म्यूज़िक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हो? जी बिल्कुल। कैसा क्या अकाउंट है ज़रा बताओ, बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे, सुनना चाहते हो। मेरा टिकटॉक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, G.Kambar के नाम से है मेरा अकाउंट। पहले तो इतना बूस्टअप नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर परफॉर्म द पाकिस्तान आइडल तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी रीच मिल रही है। गुड। बाकी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और एवरीथिंग वांट स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस, तो वो मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलो दैट्स अमेजिंग। चूँकि हमारे पास वक्त कम है और आप इतना अच्छा गा रही हैं, हम आपसे एक और गाने की रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इन द एंड क्या सुनाएंगे हमें? मैं एक फोक आइटम सुनाऊंगा जो हमारे बड़ों की लिखी है और ये ट्रैवल किया इसने इंडिया तक। ओके। और अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। माया तेरे विका, माया तेरे विका। राम ले चल चरखे मूर खाए, तेले चल विच कोई मत फतूर होवे, तकले सिद्क यकीन दिमाल पाक मन का पावन दा जे शऊर होवे, ओदे नाम दी रुई खरीद कर के वट पुणिया जे राजी गफूर होवे, ओदी याद विच कतदी रही हरदम, खौर केरी भी तंद मंदूर होवे,
ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ चरखे दी कूकर दे रोले चरखे दी कूकर दे रोले याद तेरी दा तू बा बोले याद तेरी दा तू बा बोले नीनी माँ गीत छेड़ के नी माँ गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे खावा वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच डावा वे माया तेरे वेखण नूं वसन नी देंदे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वसन नी देंदे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे नी हुण मैनू दस माया वे हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावां वे हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे